हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गवर्नमेंट कॉलेज करौली राजस्थान। मैं प्रोफेसर नथु सिंह, डिपार्टमेंट फिजिक्स, बीएससी पार्ट थर्ड फिजिक्स के लिए कोटा यूनिवर्सिटी से जो सिलेबस है उसमें 3 पेपर हैं। पहला पेपर सॉलिड स्टेट फिजिक्स का है, दूसरा पेपर न्यूक्लियर फिजिक्स का है और तीसरा पेपर एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस तरह से विद्यार्थियों ये 3 पेपर आपके बीएससी फाइनल ईयर में होते हैं। हम जो शुरू कर रहे हैं वो न्यूक्लियर फिजिक्स को शुरू कर रहे हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स की पहली यूनिट में 2 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ का है, नाभिकीय गुणों का है, और दूसरा न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा। ये 2 चैप्टर हैं। इनमें पहला चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं नाभिकीय गुण। विद्यार्थियों, पिछली क्लासेस से आप लोग जानते हैं कि पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है और परमाणु के बीच में नाभिक होता है। अब परमाणु में नाभिक है, नाभिक किस तरह का है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसके कौन कौन से घटक हैं, कौन कौन से पार्टिकल से मिलकर बना है, इस तरह का डेवलपमेंट हमें इस यूनिट में पढ़ना है। तो इनमें नए 1896 में रेडियो एक्टिविटी की रिसर्च हुई और उसके बाद में पता लगा कि अल्फ़ा कण पॉजिटिव कण हैं, बीटा नेगेटिव हैं और गामा उदासीन कण हैं। इसके बाद में ये एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि परमाणु कैसा हो सकता है। परमाणु में पॉजिटिव कण है, नेगेटिव कण है, उसमें पॉजिटिव कण और उसके नेगेटिव कण किस तरह के हो सकते हैं, ये एक जिज्ञासा थी। इस जिज्ञासा को जानने के लिए स्टेप बाय स्टेप रिसर्च हुए, थ्योरीज डेवलप हुई। इनमें पहली थ्योरी आई थॉमसन का मॉडल। प्लम पुलिंग मॉडल के आधार पर हमने ये देखा, थॉमसन ने ये सजेस्ट किया कि पॉजिटिव आवेश जिस तरह से समुद्र में होता है, समुद्र में पॉजिटिव आवेश नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के उसमें भरे हो सकते हैं। यानी कि एक पॉजिटिव आवेश का पूरा समुद्र है और उसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं और ये ठीक उसी प्रकार से भरे होते हैं जैसे कि तरबूज के बीज होते हैं। तरबूज एक पूरा गोला है और उस गोले को में बीच बीच में बीज होते हैं। उसी तरह से पॉजिटिव आवेशों का ये एक समुद्र है और उस समुद्र में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन भरे हो सकते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव आवेश बराबर मात्रा में होते हैं। इस तरह की व्यवस्था थॉमसन ने दी थी अपने प्लम पुलिंग मॉडल के आधार पर। लेकिन ये मॉडल नहीं चल पाया, बहुत सारी इसमें कमियां रही, बहुत सारी स्टेप्स को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तब रदरफोर्ड मॉडल डेवलप हुआ और ये डेवलप हुआ थॉमसन मॉडल के फेलियर होने से। विद्यार्थियों, इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग। तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग में ये इस तरह से हम इसको समझते हैं, जैसे यहाँ पर ये एक रेडियो एक्टिव सोर्स है जिसमें अल्फा कण उत्पन्न होते हैं, उच्च ऊर्जा के अल्फा कण हैं। और इन अल्फा कणों को यहाँ से जब हम इसमें से रेडियो एक्टिविटी के कारण चारों ओर सभी दिशाओं में ये उत्पन्न होंगे, इस दिशा में भी, इस दिशा में भी, लेकिन इनको यहाँ एक स्लिट में से गुजारेंगे तो ये एक बारीक स्लिट से एक बारीक पुंज के रूप में बाहर निकलेंगे अल्फा कण, जो उच्च ऊर्जा के अल्फा कण हैं। इनको एक पतली गोल्ड फॉइल से गुजारा जाता है और जब इनको पतली गोल्ड फॉइल से गुजारा जाता है तो इसमें चारों ओर हम एक पार्टिकल डिटेक्टर लगा करके, कण संसूचक लगा करके हम डिटेक्ट करते हैं, पता लगाते हैं कि ये अल्फा कण इस फॉइल में से क्या ये 100% इधर निकल जाते हैं या किसी कोण पर मुड़ते हैं। कोण पर मुड़ने का मतलब है प्रकीर्णन होना। इट इज़ द रदरफोर्ड स्कैटरिंग, यानी कि रदरफोर्ड का
प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन होने का मतलब है कि ये मुड़ जाएं, कितने कोण पर मुड़ते हैं, ये चीज़ हम देखते हैं। तो हमें इससे संबंधित अलग अलग प्रेक्षण प्राप्त होते हैं। किस तरह के प्रेक्षण प्राप्त होते हैं कि मैक्सिमम अल्फा कण तो बिना पथ से विचलित हुए सीधे पार हो जाते हैं, अधिकतम अल्फा कण इसको पार कर जाते हैं। और मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कहाँ पर होती है, ये थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि बिना विचलित हुए ये अल्फा कण पार हो जाते हैं। दूसरी, इसमें कुछ अल्फा कण प्रकीर्णन कोण थीटा लेस देन 90 डिग्री पर होते हैं। यहाँ तक का ये एंगल, ये पूरा का पूरा एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो कुछ कण इसमें 90 डिग्री से कम कोण पर इधर भी प्रकीर्णित होते हैं, लेकिन बहुत कम कण मोर देन 90 डिग्री पर भी प्रकीर्णित होते हैं, यानी कि ये कण यहाँ से इधर भी या फिर इधर भी प्रकीर्णित हो जाते हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम होती है। और बहुत अधिक अल्फा कणों में से एकदा कण तो ऐसे भी होते हैं जो 180 डिग्री पर प्रकीर्णित हो जाते हैं, यानी कि ये सीधे पीछे की ओर वापस बैक हो जाते हैं। ये बहुत ही कम होते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है। विद्यार्थियों, अगर नाभिक परमाणु एक धनात्मक समुद्र के रूप में है, गोले के रूप में है, अल्फा कण धनात्मक हैं, तो ये अल्फा कण 100% इससे प्रकीर्णित होकर के बैक हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। मैक्सिमम कण तो इसको पार करते हैं, बैक भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम कण पार करते हैं। इस कारण से थॉमसन मॉडल पूर्णतः फेल हो गया, उसको अस्वीकार कर दिया। फिर रदरफोर्ड स्कैटरिंग सिद्धांत को एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए कुछ बातों को हमने मान लेते हैं पोस्टुलेट्स। तो ये रदरफोर्ड प्रकीर्णन सिद्धांत के अभिग्रहित हैं। इन अभिग्रहित के आधार पर हम ये मान के चलते हैं कि परमाणु में धनात्मक आवेश परमाणु के केंद्र पर ही केंद्रित होता है, जिसको हम नाम दे देते हैं न्यूक्लियस, नाभिक। इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों ओर एक निश्चित कक्षा में हो सकते हैं। परमाणु का संपूर्ण धनावेश उसके केंद्र पर ही स्थित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। दूसरा, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र पर ही केंद्रित होता है, यानी कि मैक्सिमम मास इसका केंद्र पर ही है, सेंटर्ड है, इलेक्ट्रॉन्स के अलावा। इसका कारण यह है कि इलेक्ट्रॉन बहुत ही हल्के कण होते हैं और बाकी जो कण हैं वो नाभिकीय कण वो भारी होते हैं। तो सारा का सारा परमाणु का भार नाभिक पर ही केंद्रित होता है। तीसरी बात इससे रिलेटेड ये हो सकती है कि ऋणात्मक आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर बड़े आयतन में वितरित होने के कारण अल्फा कण से अप्रभावित होते हैं। जैसा कि इस स्थिति में है कि नाभिक बीच में है, अल्फा कण इधर से गति करते हुए आते हैं और ये इन इलेक्ट्रॉनों से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बहुत दूरी तक फैले हुए हैं, तो इन इलेक्ट्रॉनों से ये प्रभावित नहीं होते, और ये प्रभावित होंगे तो किससे प्रभावित होंगे, इस नाभिक से प्रभावित होते हैं। नाभिक से प्रभावित होते हैं, इलेक्ट्रॉन से ये प्रभावित नहीं होते हैं। अल्फा कणों की तुलना में नाभिक बहुत भारी होता है और इस भारी होने के कारण अल्फा कण और नाभिक की टक्कर में हम ये मान के चलते हैं कि नाभिक स्थिर रहता है। क्योंकि नाभिक बहुत भारी है तो नाभिक स्थिर है। फिर प्रकीर्णन जो होता है वो प्रकीर्णन शुद्ध रूप से अल्फा कणों का ही होता है,
यहाँ फॉइल को अपन ये स्थिर मान के चलते हैं। इसमें जो भी नाभिक है, जिस नाभिक से इसकी अन्योन्य क्रिया होती है तो नाभिक स्थिर रहता है, लेकिन विचलन जो होगा वो किस में होगा, ये केवल और केवल मात्र अल्फा कणों में होगा। ये डिफरेंट एंगल्स पर, अलग अलग कोणों पर प्रकीर्णित होते हैं। अगली बात हम ये देखें कि अल्फा कणों का आवेश धनात्मक है, नाभिक का आवेश भी धनात्मक है। इस कारण से इनमें परस्पर प्रतिकर्षण होता है। नाभिक का आवेश, टोटल आवेश Z इंटू ई, एक प्रोटॉन का आवेश होता है, Z परमाणु क्रमांक यानी कि प्रोटॉनों की संख्या। इस तरह से ये पूर्ण आवेश नाभिक का आवेश होगा। और अल्फा कण हीलियम की नाभि होती है जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अल्फा कण में क्या है, 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन इस तरह से होते हैं। तो 2 प्रोटॉनों का आवेश 2e ये आवेश होगा। और इनके मध्य कूलम बल, कूलम प्रतिकर्षण बल होगा F = K, दैट इज द फॉर्मूला K × Q1 Q2 अपॉन R²। R कैप, here Q1 it is the charge of nucleus, that is Q1, or Q2 that is the charge of alpha particle, that is Q2. So it is the Coulomb repulsion force. Here K, that is Coulomb's constant, 1/4 pi epsilon 0। इस तरह से ये रदरफोर्ड प्रकीर्णन ने कुछ अभिग्रहित, कुछ बातें एज्यूम की, मान ली थी, जो एक एक करके ये बातें हैं कि नाभिक परमाणु के केंद्र का हिस्सा है, सारा का सारा द्रव्यमान केंद्र पर केंद्रित होता है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जो काफ़ी दूरी में फैले हो सकते हैं। इस कोलिजन को हम इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं फिगर के अनुसार। यहाँ पर हम ये माने कि इस दिशा में अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, अल्फा कण इधर से आते हैं, और यहाँ हमारी गोल्ड फॉइल है, सोने की पन्नी है, उसमें किसी परमाणु का नाभिक यहाँ पर है। इस परमाणु के नाभिक से अल्फा कणों का प्रकीर्णन किस तरह से होता है, ये अल्फा कण इधर से सीधा चला आ रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव आवेश, अल्फा कण का पॉजिटिव आवेश इसके इस पथ को विचलित कर देता है। ये जो अल्फा कण सीधा निकल के जाना चाहिए था, अगर ये नाभिक नहीं होता तो इस अल्फा कण की गति इस दिशा में होती, लेकिन ये इस दिशा में नहीं हो रहा है और ये यहाँ से विचलित हो गया और अल्टीमेटली ये यहाँ पर बिंदु ए पर आया और यहाँ से मुड़ करके ये इस दिशा में चला गया। तो ये अल्फा कण का प्रकीर्णन हुआ। अल्फा कण इस दिशा में आ रहा था और वापस ये इसी दिशा में चला गया, यानी कि इसका प्रकीर्णन 90 डिग्री से भी अधिक कोण पर हुआ। प्रकीर्णन का कोण ये थीटा कोण है। यदि ये सीधा आता तो यहाँ थीटा कोण = 0, लेकिन ये इस दिशा में मुड़ा तो प्रकीर्णन कोण, एंगल ऑफ स्कैटरिंग, दैट इज एंगल थीटा कोण है। और यदि नाभिक नहीं होता या नाभिक और अल्फा कण में कोई इंटरेक्शन नहीं होता, कोई प्रतिकर्षण नहीं होता, तो ये अल्फा कण इसके यहाँ से इस रास्ते से गुजरता, यानी कि इस बिंदु से गुजरता, और ये बिंदु नाभिक से न्यूनतम दूरी होती। इस न्यूनतम दूरी का नाम होता है संघट्ट प्राचाल, संघट्ट प्राचाल, दैट इज इम्पैक्ट पैरामीटर। और एंगल थीटा ये कहलाता है प्रकीर्णन कोण। तो ये एक इंट्रोडक्शन है रदरफोर्ड स्कैटरिंग का। इसके बाद में रदरफोर्ड स्कैटरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, किस तरह से इसको डेवलप करेंगे, इसका मैथमेटिक्स क्या है, उसको मैं आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगा। थैंक यू।